नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का जो 2020 का प्रश्न पत्र है PYQ। आपको पता है 2 घंटे का पेपर होता है। 2 घंटे का पेपर होता है, 50 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 29-29A, अनुच्छेद 29(1), अनुच्छेद 17। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29(1। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? 82वां, 85वां, 86वां, 87वां। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 86वां संविधान संशोधन। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? बेसिक शिक्षा योजना, सार्जेंट योजना, हंटर कमीशन, हर्टॉग समिति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सार्जेंट योजना के नाम से। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज। तो ये है प्रयागराज। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? मार्च 2010, अप्रैल 2010, जुलाई 2010, मई 2010। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2010, अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। निम्न आयोगों का सही क्रम बताइए। हंटर आयोग, राधाकृष्ण आयोग, वुड डिस्पैच, कोठारी आयोग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो सबसे पहले आया वुड डिस्पैच, फिर आया हंटर कमीशन, फिर आया राधाकृष्ण आयोग और फिर आया कोठारी आयोग। ये आया आपका सबसे पहले वुड डिस्पैच 1854, फिर आया हंटर 1882, फिर आया राधाकृष्णन आयोग 1948 और कोठारी 1964 से 66। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा आपका सी, फिर ए, फिर बी, फिर डी। तो हम चले जाएंगे लास्ट ऑप्शन के साथ, सी ऑप्शन के साथ। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना पका हुआ भोजन कब लागू की गई? 11 सितंबर 1904, 1 सितंबर 2004, 29 सितंबर 2004, 14 सितंबर 2004। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो किस ऑप्शन से चले जाएंगे? हम चले जाएंगे 1 सितंबर 2004, बी ऑप्शन के साथ। अगला, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब आरंभ की गई? 2004, 2005, 2006, 2007। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2004-5 में। हम चले जाएंगे 2004। अगला, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी पर बल, नए शैक्षणिक प्रयोग, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है? NCT, NCERT, CT, MHRO। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा NCT, ए ऑप्शन करेक्ट।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ में अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिए गए? सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और समाज, सभ्यता और मानव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सभ्यता और प्रगति। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित थी? स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से, व्यावसायिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। चेन्नई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? वुड के द्वारा, कजन के द्वारा, मैकाले या सैडलर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड मैकाले। हम चले जाएंगे लॉर्ड मैकाले के साथ। अगला नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई? कोठारी, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति 1986, यशपाल समिति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा 1986 शिक्षा नीति के। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो कहा जाता है? अवरोध, पृथक्करण, अपव्यय, विभाजन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अपव्यय। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के बारे में आप क्या जानते हैं? अनुच्छेद 51 का भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को निर्दिष्ट करता है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था और इसमें 11 मौलिक कर्तव्य शामिल है, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना, संविधान का पालन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना आदि। वुड का घोषणापत्र 1854 वुड का घोषणापत्र 1854 के शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे? वुड घोषणापत्र 1854 भारत ब्रिटिश शिक्षा नीति का पहला व्यापक दस्तावेज है। इसका उद्देश्य निम्न है। पहला, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की स्थापना। अगला, शिक्षा में अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं का प्रयोग। अगला, शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना। महिला शिक्षा को बढ़ाना, उसको बढ़ावा देना। हंटर आयोग के 2 कार्य लिखिए। हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा गठित किया गया था। इसके प्रमुख कार्य: पहला, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना और उसे अनिवार्य बनाने की सिफारिश करना। अगला, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के विकास के लिए नीतियाँ बनाना। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं? राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के अभिकरण: पहला, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगला, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगला, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अगला, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगला देखते हैं, शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्र की क्या भूमिका है? ब्लॉक संसाधन केंद्र का उद्देश्य प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है। इसकी भूमिका: शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला, नवीन शैक्षिक विधियों का बढ़ावा देना। अगला, शैक्षिक सामग्री संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में निम्नलिखित सुधार किए गए। पहला, प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अनुदान बढ़ाया गया। अगला, शिक्षकों की योग्यता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना। अगला, शिक्षण संस्थानों का नियमित निरीक्षण। प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? प्रोग्राम ऑफ एक्शन POE
POA 1986 की नई शिक्षा नीति NEP को लागू करने के लिए बनाया गया। इसके प्रमुख लक्ष्य थे बालिका और पिछड़े वर्गों को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करना, अगला वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देना, अगला व्यापारिक शिक्षा को सुदृढ़ करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है? यह परियोजना 1987 में आरंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना था। इसके तहत प्रत्येक विद्यालय को एक प्रशिक्षित शिक्षक दिया गया। अगला बुनियादी शिक्षण सामग्री और कक्षा की व्यवस्था की गई। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को विद्यालय जाने के लिए तैयार करना। इसमें गतिविधि आधारित शिक्षण, भाषा विकास और बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को शामिल किया जाता है। शिक्षा को संविधान के समुचित सूची में रखने का क्या उद्देश्य है? 1986 में 42वें संविधान संशोधन शिक्षा को राष्ट्रीय सूची से हटाकर समुचित सूची में रखा। इसके उद्देश्य थे केंद्र और राज्य दोनों शिक्षा की नीतियों में योगदान दे, समान शिक्षा प्रणाली लागू की जा सके, राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन हो। स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? स्कूल चलो अभियान 2001 में प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से विद्यालय में नामांकित करना और ड्रॉप आउट दर को कम करना। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 1988 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य बाल श्रमिकों को मुक्त कर उन्हें शिक्षा और पुनर्वास प्रदान करना, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, उनके लिए विशेष विद्यालय खोलना। CTE किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? CTE उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कार्य करता है। यह शिक्षकों के पेशेवर दशा और आधुनिक शिक्षण विधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए। मिड डे मील योजना 1995 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को दूर करना, विद्यालय में नामांकन और उपस्थिति को बढ़ाना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। बिना बोझ के शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों में होने की बात की गई है? यशपाल समिति 1993 में बिना बोझ की शिक्षा लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट में बच्चों के 4 प्रकार के बोझ बताए गए। पहला, पाठ्यक्रम का बोझ, कठिन और भारी पाठ्यक्रम। अगला, गृह कार्य का बोझ, अत्यधिक होमवर्क। अगला, मनोवैज्ञानिक बोझ, प्रतिस्पर्धा और परीक्षा का दबाव। अगला, शारीरिक बोझ, भारी बैग और असुविधाजनक स्कूल का वातावरण। लघु उत्तरीय क्वेश्चन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु के अशिक्षित वयस्कों को साक्षर बनाना। यह मिशन 1999 में सर्व शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया गया। इसके अंतर्गत प्रारंभिक साक्षरता, सतत शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में के क्रियान्वयन में समस्या बताइए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 अधिनियम के क्रियान्वयन में समस्या देखी गई, जो इस प्रकार। पहला, अपर्याप्त विद्यालय शिक्षकों की कमी। कई ग्रामीण और दूर क्षेत्रों में स्कूल और प्रशिक्षित शिक्षक की कमी, प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है, उनकी कमी है। बुनियादी ढांचे की समस्या, विद्यालय में पेयजल नहीं है, शौचालय नहीं, बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, इसकी व्यवस्था में काफ़ी कमी देखी गई। अगला, असमानता और भेदभाव। कई स्थानों पर वंचित वर्गों के बच्चों के प्रति भेदभाव की स्थिति बनी रहती है। अगला, अनुशासन गुणवत्ता की समस्या। अनुशासन और गुणवत्ता के साथ शिक्षकों और छात्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने की कमी। अगला, अभिभावकों की असहमति। कुछ अभिभावक बच्चों को किसी शिक्षा से अधिक श्रम कार्यों में लगाना उचित समझते हैं।
वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं? वंचित वर्ग से तात्पर्य उन समूह से जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए, इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC, अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी, दिव्यांग, अल्पसंख्यक समुदाय, महिला और बाल श्रमिक आदि शामिल होते हैं। ये वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं। इनके कारण का समग्र विकास प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विद्यालय प्रबंधन समिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 के अंतर्गत गठित की गई एक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय की कार्यप्रणाली की निगरानी करना और विद्यालय प्रबंधन के अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिसमें 75% अभिभावक होते हैं और यह स्कूल विकास योजना बनाने तथा संसाधनों की उचित उपयोग सुनिश्चित करने का कार्य करता है। प्राथमिक शिक्षा हेतु शिमला सम्मेलन में क्या विचार व्यक्त किए गए थे? शिमला सम्मेलन 2001 में लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें प्राथमिक शिक्षा को विस्तार पर विचार किया गया था। इस सम्मेलन में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा हुई। पहला, शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाए ताकि वह अधिक प्रेरित होकर पढ़ा सके। अगला, विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि अधिक से बच्चे को शिक्षा मिल सके। अगला, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने पर जोर दिया गया। शिक्षक शिक्षा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की भूमिका लिखिए। डाइट की स्थापना 1988 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है। डाइट की भूमिका, पहला पॉइंट, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ताकि वह अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ा सके। अगला पॉइंट, नवाचार को बढ़ावा देना जिससे शिक्षक में नई तकनीकी का उपयोग हो सके। अगला, समुदाय सहभागिता को बढ़ावा देना। अगला, सतत व्यापक विकास के लिए कार्यशालाओं सेमिनार का आयोजन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। बाल अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत आते हैं। भारत में ये अधिकार संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि के तहत आते हैं। भारत में प्रमुख बाल अधिकार इस प्रकार है। पहला, जीवन का अधिकार, सभी बच्चों को जीने और सुरक्षित रहने का अधिकार है। अगला, शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अगला, स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार, बच्चों को उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट, शोषण से सुरक्षा का अधिकार, बच्चों को बाल श्रम, दुर्व्यवहार और शोषण से बचने के लिए कानून बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान लिखिए। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय थे। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई सुधार किए। पहला, यूनिवर्सिटी योजना आयोग 2002 का गठन जिससे उच्च शिक्षा में सुधार किया गया। अगला, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 पारित किया जिससे विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक दक्षता बढ़ी। प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए शिमला सम्मेलन 2001 आयोजित किया गया। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात किन्हीं 2 शिक्षा आयोगों का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा सुधार के लिए कई आयोग गठित किए गए। उनमें से 2 प्रमुख आयोग निम्नलिखित थे। पहला, राधाकृष्ण 1948-49। इस आयोग ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए अनुशंसाएं दी और विश्वविद्यालय शिक्षा को विकसित करने पर बल दिया। अगला, कोठारी और 1964 से 86 आयोग ने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की और व्यावसायिक शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। शिक्षकों के अकादमिक समर्थन में डाइट की क्या भूमिका है? डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शिक्षकों के शैक्षिक विकास और प्रशिक्षण का प्रमुख संस्थान। इसकी भूमिका निम्नलिखित है। पहला,
शिक्षक प्रशिक्षण, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। अगला, नवाचार एवं अनुसंधान, शिक्षकों तकनीकों में नए प्रयोगों को बढ़ावा देना। अकादमिक सामग्री का विकास करना, शिक्षकों के लिए पाठ्यचर्या आधारित संसाधनों को तैयार करना। अगला, समुदाय सहभागिता, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना। ये रही आपकी क्लास। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबा दें सब्सक्राइब करके। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।